हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 25 अगस्त 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा। ये जो पूरा सेशन है इसकी पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं स्ट्रैटेजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रखता हूँ। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है, चाहू जो डांस है वो मेनली कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से वो एसोसिएटेड है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इसका आंसर मालूम है, ट्राई जरूर करेगा। और पूरी जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स फंडा की वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और हमारा जो करंट अफेयर्स का पैकेज है उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जो है जरूर अवेल करें, प्लस साथ में करंट अफेयर्स। ये दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को किस संस्था ने लॉन्च किया था? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? तो आपको पता होगा कि जो यूपीआई जब आया था तो उसको जो है एनपीसीएल जो एनपीसीआई है वो लेकर आया था। तो अभी क्या हुआ है कि एनपीसीआई ने 10 साल अपने पूरे कर लिए, मतलब हम 2026 में हैं। और जब यूपीआई की लॉन्चिंग हुई थी तो 2016 से लेकर 26 तक ये पूरे 10 साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। तो ये चर्चा में आया, इसके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर जानते हैं। जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसको हम लोग यूपीआई कहते हैं, ये 25 अगस्त 2026 को आया था। और 25 अगस्त 2026 को इसने अपने 10 साल पूरे किए, मतलब 25 अगस्त 2016 को ये इसको लॉन्च यहाँ पर किया गया था। और आपको बता दूं कि जो सुपरविजन है वो किसका था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मनी मार्केट होता है इसका रेगुलेटर कौन होता है? ये होता है आरबीआई। तो जो मनी से रिलेटेड कोई भी फ्लो अगर हो रहा है तो उस पर आरबीआई जो है वो अपनी नज़र तो यहाँ पर रखेगा ही। जिस तरीके से कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है वो सेबी होता है, और इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर जो है वो आपका होता है IRDAI। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, तो उसके अनुसार जो है यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है वो बन चुका है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपने पैसे यहाँ ट्रांसफ़र किए और इस जगह पर इमीडिएटली जो है पैसे आ गए, तो इसको हम लोग रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहते हैं। पिछले कई सालों की अगर हम बात करें जाएँ तो ये जो पिछले कुछ सालों का जो दौर था उसमें जो है यूपीआई काफ़ी आगे बढ़ा, और अब जो है दुनिया के 11 देशों में यूपीआई जो है वो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहा है। तो 11 कंट्रीज़ हैं जिसमें यूपीआई चलता है। और जुलाई 2026 में यूपीआई ने एक महीने में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हम 2366 करोड़ ट्रांजेक्शन जो है, जिसमें जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू थी वो थी 29.88 लाख करोड़ की, ये की थी। तो अगर देखें तो ये यूपीआई हर दिन लगभग 66 करोड़ ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पर जो है कि इसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि हम इतना बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को मैनेज यहाँ पर कर रहे हैं। तो भारत के अलावा अलग अलग देशों में भी 11 ऐसे देश हैं जिसमें यूपीआई जो है चलता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए समझना। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंट में कितने साल कंप्लीट किए, ठीक है, या जो यूपीआई है इसको किसने लॉन्च किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने। और इसके ऊपर जो सुपरविजन जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है वो कौन है? तो ये है आरबीआई। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी का मिशन है यहाँ पर? तो अभी आपको बताना चाहूँगा कि जो नासा है वो जल्दी स्पेस में एक बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा टेलीस्कोप भेजने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम क्या रखा गया है? नैन्सी ग्रेस। तो ये नासा का मिशन है बेसिकली। तो इस प्रोजेक्ट पर जो है टोटल जो खर्चा है वो नासा का वो काफ़ी ज़्यादा है। $4 बिलियन का जो है ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है टोटल जो है खर्चा इस पर आ रहा है, इस प्रोजेक्ट पर। और इसे जो है स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है तो वहाँ से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। ये जो है नया टेलीस्कोप मशहूर हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरह ही नासा का जो है ये अगला मिशन है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका वाइड जो फील्ड पैनोरामिक सर्वे जो है वो है यहाँ पर रहेगा, यानी एक बार में अंतरिक्ष के बहुत बड़े हिस्से की जो है ये बहुत ही साफ तस्वीर यहाँ पर ले पाएगा। और अगर हम इस टेलीस्कोप की बात करें तो ये जो टेलीस्कोप अपने मुख्य जो इसका सर्वे होगा उसके दौरान 2 अरब से ज़्यादा जो गैलेक्सीज़ हैं, मोर देन 2 बिलियन गैलेक्सीज़ पर नज़र रखेगा, जिससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि समय के साथ जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है
वो जो है कैसे फैला और कैसे बड़ा हुआ, तो ये सब चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए हो रहा है। बट आपको एग्जामिनेशन में आपको याद क्या रखना है कि ये जो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, इस पर कितना कॉस्ट आया, कहाँ से इसको जो है लॉन्च किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेंगी। और ये क्या करेगा, जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, तो इसके जो बहुत ही रहस्य हैं उनको सुलझाने के लिए अंतरिक्ष में होने वाली जो ग्रेविटेशनल इवेंट्स होती हैं और जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है, इनकी जो है ये स्टडी यहाँ पर करेगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन के जो थ्योरीज थी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसकी भी जो है एक तरीके से ये एक्सट्रीमली जो वहाँ पर वैलिडिटी है, उन सब चीज़ों को भी जो है ये देखेगा और उसकी भी जांच यहाँ पर करेगा। और इसके अलावा जो है ये टेलीस्कोप है जो हमारा सोलर सिस्टम है और उसके जो बाहर मतलब जो ग्रह हैं, यानी उनके जो एक्सोप्लैनेट्स हैं और जो अलग तरीके की दुनिया है, तो उसको ये एक तरीके से एक्सप्लोर करने वहाँ पर मेन काम ये करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो कई मायनों में जो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। डीआरडीओ की किन मिसाइल प्रणालियों की तकनीकी को भारतीय रक्षा उद्योगों को हस्तांतरित जो है जाएंगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि विच डीआरडीओस मिसाइल टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर टू इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। डीआरडीओ की कौन कौन सी जो मिसाइल प्रणालियों की तकनीकी को भारतीय रक्षा उद्योगों को हस्तांतरित जो है किया जाएगा। तो इसमें जो है जितनी भी हमारी कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम्स हैं वो सारी की सारी जो है डीआरडीओ के पास में आएंगी। अभी क्या हुआ है कि जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो इन्होंने जो डीआरडीओ के मिसाइल तकनीक को भारतीय कंपनियों को देने की जो तकनीकी है वो यहाँ पर मंजूरी इसमें दी है। तो इसके तहत डीआरडीओ के द्वारा जो भी कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम्स को बनाने की जो हमारी तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, तो ट्रांसफ़र ऑफ द टेक्नोलॉजी जो है टीओटी यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो ऑल कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम्स हैं तो इनकी यहाँ पर होगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही रखा गया है कि केवल हम जो है मिसाइलों का विकास ही नहीं बल्कि दुनिया में बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन, जो इंडस्ट्रियल सेल प्रोडक्शन है, वो हम यहाँ पर शुरू कर पाएँ। तो उसकी वजह से ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। और इस पहल से जो डिफेंस सेक्टर है, तो इसमें जो आत्मनिर्भरता इन डिफेंस है, तो इसका सपना जो है वो मजबूत होगा और विदेशी हथियारों पर जो हमारी एक तरीके से डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी। और हमारे देश में जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, इसकी जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अभी राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने डीआरडीओ की जो ट्रेडिशनल मिसाइल टेक्निक है ये भारतीय कंपनियों को ट्रांसफ़र करने का डिसीजन यहाँ पर लिया है। और इसमें जो है बड़े लेवल पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर किया जा सकेगा। ये एक मेजर पॉलिसी डिसीजन है और जो डिफेंस मिनिस्टर उनके द्वारा इसको लिया गया है और इसको नाम दिया है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी फॉर ऑल द कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम्स डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑन अगस्त 25, 2026। ई श्रम पोर्टल को किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है डेवलप किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप था ई श्रम पोर्टल? तो ये एनआईसी के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है, जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर से इसके द्वारा। और ये जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अभी क्या हुआ है कि जो ई श्रम पोर्टल है ये बेसिकली लॉन्च हुआ था आपका 26 अगस्त 2021 को। तो जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं इनके लिए इन्होंने जो है ई श्रम पोर्टल बनाया था और अब इसने अपने पूरे 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो 26 अगस्त 2021 को आया था और इस बार अगस्त में 26 अगस्त को इसने अपने पूरे जो है 5 साल कर लिए, इस वजह से चर्चा में है। और आपको बताना चाहूँगा कि इसको एनआईसी ने डेवलप किया था, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी तक जो है 18 अगस्त 2026 तक अगर हम इस डेटा की बात करें तो इसमें लगभग 31.89 करोड़ जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुके हैं और हर मजदूर को एक खास 12 अंकों का एक नंबर यहाँ पर मिलता है। तो उस नंबर को बोलते हैं UAN। तो ये जो नंबर है बेसिकली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है ये यहाँ पर रहता है। और ये जो 31.89 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए और यहाँ पर क्रिएट किया गया इंडिया का पहला आधार ऑथेंटिकेटेड नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, जिसको बोलते हैं NDUW। जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं इनका पूरा डेटा यहाँ पर तैयार किया गया।
दूसरी चीज़ क्या है कि इस पोर्टल पर जो है रजिस्टर करने वाले लोगों में जो वुमेन है इनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 54 पॉइंट लगभग 28% जो है, और 22 अलग अलग भाषाओं में जो है ये अवेलेबल है। और आप ऐसे मान कर चलें कि इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये PMSYN है क्या, तो ये बेसिकली जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और कई सरकारी जो अलग अलग योजनाएं हैं ये सब आपको लिखी दिख रही हैं। ये सारी की सारी जो है सीधे मजदूरों को इनका लाभ यहाँ पर मिलता है। INS निपुण इज द सेकेंड डाइविंग सपोर्ट वेसल फॉर विच क्लास। जो INS निपुण है वो किस क्लास का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल है? तो जो निस्तार क्लास है इसका ये जो है दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल यहाँ पर है। तो जो हमारे यहाँ की इंडियन नेवी है, इन्होंने 31 अगस्त 2026 को जो नवल डॉकयार्ड मुंबई में निपुण नाम के दूसरे डाइविंग वेसल DSV को शामिल यहाँ पर किया जा रहा है। पहली चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस जहाज को भारत में ही विशाखापट्टनम की जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं HSL, ये विशाखापट्टनम की है। तो वहाँ पर इस कंपनी ने इसका डिज़ाइन और इसको तैयार किया है, जो डिफेंस फील्ड में हमारी जो आत्मनिर्भरता, जो सेल्फ रिलायंस है, उसकी एक बड़ी मिसाल यहाँ पर है। और इसमें जो है एक मॉडर्न डाइविंग सिस्टम, नेविगेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और सटीक रूप से एक ही जगह पर, जिसको बोलते हैं स्टेशन कीपिंग, वो जैसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर शामिल इसमें की गई हैं। ये तकनीकी जो खास तकनीक है वो इसमें मौजूद है। और इस जहाज को सभी परीक्षणों और ट्रायल के बाद 30 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना को जो है सौंप दिया गया था। NADCP मुख्य रूप से किन दो पशु रोगों से संबंधित है? क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि NADCP प्राइमरी टारगेट्स विच टू एनिमल डिसीजेस। तो अभी क्या हुआ था कि साल 2019 में, कुछ सालों पहले, जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम होता है NADCP ने टीकाकरण और डिजिटल निगरानी की मदद से जो एनिमल्स की जो बीमारियां हैं FMD और जो ब्रूसेलोसिस, इसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया था। तो ये जो FMD और ब्रूसेलोसिस से NADCP मुख्य रूप से जो है ये है। और NADCP को बोलते हैं नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें जो FMD और ब्रूसेलोसिस हैं इनको जो है काफ़ी हद तक जो है कम कर दिया गया है। तो ये जो FMD है, इसका नाम आपने सुना होगा, बोलते हैं खुरपका और मुंहपका रोग, इस तरीके से कई बार आपने सुना होगा। तो FMD के मामले 2019 में 132 के घटकर 2025 में केवल 40 रह गए, और जो ब्रूसेलोसिस है इसके केस 22 से घटकर जो है 15 रह गए। तो इसमें जो है वैक्सीनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 147.16 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिसमें जो 8 करोड़ किसान हैं इनको बेनिफिट यहाँ पर मिला हुआ है। तो इस योजना के तहत जो स्वस्थ पशुओं को हर 6 महीने में FMD जो खुरपका वाली वैक्सीन है वो यहाँ पर दी जाती है, और 4 से 8 महीने की जो गाय के बच्चे होते हैं, बच्चियाँ जिसको बोलते हैं, उनको ब्रूसेलोसिस की एक बार की वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाती है। तो ये पशुओं से रिलेटेड है, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NADCP, जिसको 2019 में किया गया था। और इसने काफ़ी ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है आउटब्रेक ऑफ द फुट एंड माउथ डिसीज FMD एंड द ब्रूसेलोसिस। तो ये दोनों बीमारियों के नाम आपको याद करने की किससे रिलेटेड हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? क्वेश्चन है वेयर वाज द सेकंड इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्ड? तो ये हुआ है वेलिंगटन में। भारत और न्यूजीलैंड ने अभी जो ये बेसिकली जो न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी इसका नाम है वेलिंगटन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इंडिया और न्यूजीलैंड ने सेकेंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है वो यहाँ पर किया है, और इस जगह का नाम है, ये है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की, जो कि कैपिटल सिटी है। और ये जो डायलॉग था वो को चेयर था अमिताभ प्रसाद, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन जो मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस है, और रिचर्ड जो है ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं किसमें, न्यूजीलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर ये किया गया है, ठीक है। तो ये जो रिचर्ड सिमेट है इन्होंने और अमिताभ प्रसाद, इन दोनों ने मिलकर जो है इसको चेयर यहाँ पर डायलॉग को किया है। और इसका मुख्य फोकस ये है कि 2030 तक जो है जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रोड मैप है, इन सारे जो लक्ष्य हैं इनको यहाँ पर पूरा करना। और दोनों देशों ने एक तरीके से बहुत ही फ्रीडम वाले जो इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र हैं इसके लिए अपनी जो है प्रतिबद्धता यहाँ पर दोहराई है।
तो ये बिल्कुल फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक जो डिस्कशंस हैं उसके बारे में ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सैयद अकबरुद्दीन को आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में किस श्रेणी के डायरेक्टर के रूप में जो है यहाँ पर जगह दी गई है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारतीय रिजर्व बैंक के जो सेंट्रल बोर्ड में 3 नए पार्ट टाइम और जो बोलते नहीं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की नियुक्ति यहाँ पर की है। तो ये जो सैयद अकबरुद्दीन है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के तौर पर हुआ है। तो इसमें जो लोग हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। एक तो है सैयद अकबरुद्दीन और एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये मैं नाम यहाँ पर तीनों मेंशन कर दे रहा हूँ, एनी जॉर्ज मैथ्यू, और इनके बाद नाम आता है जन्मेजय कुमार सिन्हा। तो ये पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं किसमें? सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 24 अगस्त 2026 से अगले 4 सालों के लिए किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सैयद जो अकबरुद्दीन है इज़ अ फॉर्मर डिप्लोमेट। जो एनी जॉर्ज मैथ्यू जो है, आप ऐसे समझ लें कि एनी जॉर्ज मैथ्यू वित्त मंत्रालय की जो पूर्व सीनियर अधिकारी यहाँ पर रही हैं, ठीक है। और जो इनका नाम आ रहा है जन्मेजय कुमार सिन्हा, ये बीसीजी इंडिया के चेयरमैन हैं। तो ये तीनों लोग हैं। और सैयद अकबरुद्दीन जो है ये एक फॉर्मर डिप्लोमेट है, मतलब कि पहले ये राजनयिक पद पर रह चुके हैं। और एनी जॉर्ज मैथ्यू ये जो वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसकी पूर्व सीनियर अधिकारी जो है वो रह चुके हैं। तो ये 3 लोगों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड में। और आरबीआई के बोर्ड में भी हाल ही में इसरो के जो पूर्व चेयरमैन हैं उनका नाम भी आया था, ठीक है, एस सोमनाथ जी। और रीअपॉइंटमेंट हुआ है आनंद महिंद्रा का। तो ये सब भी आप याद रखना, एक ही जगह पर मैंने सारे रेट आपको दे दिया है। और जो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है वो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 उसके तहत बैंकों के सभी काम काजों की जो देखरेख और जो दिशा निर्देश है उनको तय करने का काम यहाँ पर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू द सर्विस पीपीआई डेटा फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2007 released by the Ministry of the Commerce and Industry in August 2026, which service sector recorded the highest price increase? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इसके हिसाब से जो इसने भी वित्त वर्ष 2026-27 है इसकी जो पहली क्वार्टर है Q1, इसके लिए भारत के जो सर्विस प्रोड्यूसर जो प्राइस इंडेक्स है इसका जो प्रोविजनल डेटा है वो यहाँ पर जारी किया है, जिसका जो बेस ईयर है वो 2022 और 23 है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो सबसे जो पीपीआई है इनके अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कहाँ पर दिखी है? वो दिखी है एयर पैसेंजर सर्विसेज में। तो इस लिस्ट में जो सबसे तेज जो वृद्धि है, उछाल है, वो जो हवाई यात्रा सेवाएं इसमें देखी गई, जहाँ आप देखेंगे कि जो एनुअल बेसिस पर 31.94% का जो हमें यहाँ पर ग्रोथ वो देखने को मिला है। तो इसका जो इंडेक्स है वो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 के 106.9 से बढ़कर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की बात करोगे तो इसमें जो है 126.4 पर ये पहुँच गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जो ईयर ऑन ईयर का जो प्राइस राइजिंग है वो 31.9% है और ये 126.4 पर Q1 में पहुंच गया है। अगर मैं फाइनेंशियल जो ईयर की बात करूं 27, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं हम? 106.9 इन Q4, ठीक है। तो ये जो ईयर्स हैं वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अलावा जो बाकी और सेक्टर्स है उसमें भी थोड़ा माइनर जो चेंजेस है वो देखने को मिला है। जैसे कि पेंशन जो मैनेजमेंट फंड है 5.2% का यहाँ पर है। इसके अलावा जो बीमा सेवाएं हैं इसमें 0.98 है। टेलीकॉम के प्राइसेस जो हैं वो 0.72 हैं और रेलवे की जो सेवाएं हैं वो 1.27 जो है रिकॉर्डेड यहाँ पर महंगी देखने को मिली हैं, ठीक है। और इसमें जो है आप ऐसे देख लें कि पैसेंजर किराया लगभग 3.5% और जो फ्रेट यानी माल भाड़ा जो है वो 0.10% यहाँ पर बढ़ा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं समझना है, बस आपको इतना समझना है कि मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी प्रोविजनल डेटा दिया है सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो पीपीआई बोलते हैं। तो ये जो Q1 की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026-27 विद द 2022-23 ये बेस ईयर यहाँ पर माना गया है और इसमें जो पैसेंजर सर्विसेज हैं
उसने सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट इंक्रीज यहाँ पर देखा है। तो जो एयर पैसेंजर सर्विसेज का जो सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट इंक्रीज देखा है वो कितना है, 31.94% राइज हुआ है ईयर ऑन ईयर पर। और इसमें जो है ये कितना बढ़ गया, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 क्वार्टर 4 की बात करेंगे तो उसकी तुलना में ये 26-27 में जो है 126.4 जो है ये इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अगस्त 2026 में CSIR-NAL द्वारा लॉन्च किए गए 3 स्वदेशी सूक्ष्म गैस टरबाइन इंजन, जो माइक्रो गैस टरबाइन इंजन के जो नाम है वो यहाँ पर क्या रखे गए हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज हैं, तो इन्होंने 25 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में अपने 3 नए स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो ये जो गैस इंजन हैं इनके नाम इंपॉर्टेंट है, एक है NJ05, NJ50 और NJ100, ये नाम रखे गए। तो ये नाम इंपॉर्टेंट किस वजह से, ये 05 है ये 5 kg का है, 50 kg का है, और ये 100 जो है वो 100 किलोग्राम का है। तो इनकी जो थ्रस्ट कैपेसिटी के हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं, तो ये ध्यान रख लेना, जो इनकी थ्रस्ट कैपेसिटी है उसके हिसाब से इनको नाम यहाँ पर रखा गया है। और इन छोटे और ताकतवर जो प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं इसका इस्तेमाल जो है मुख्य रूप से जो टेक्निकल ड्रोन, UAV और ड्रोन इंटरसेप्टर और छोटी मिसाइल में यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि CSIR-NAL ने इस जो सक्सेस को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया, जिससे देश की कंपनियों और एरोस्पेस स्टार्टअप्स बड़े पैमाने पर बनाएंगे। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये पूछा गया कि खिजड़िया बर्ड सेंचुरीज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये गुजरात में है। और अभी क्या हुआ है कि गुजरात के जामनगर ज़िले में जो ये जो पक्षी है खिजड़िया, तो ये बेसिकली जो बर्ड सेंचुरी है ये भारत के सबसे बड़े जो जलीय पक्षियों में से एक ब्लैक नेक्स्ट स्टॉक, इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो ब्रीडिंग साइट माना जाता है। ये जो पक्षी आपको यहाँ पर दिख रहा है इसका नाम है ब्लैक नेक्ड स्टॉक। इसकी जो गर्दन है वो आप देखेंगे कि ये होती है ब्लैक। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। इसकी जो नेक आपको दिख रही है ये है ब्लैक कलर की, और इसलिए इसको बोला जाता है ब्लैक नेक्ड स्टॉक। तो होता क्या है कि ये ब्रीडिंग करने के लिए जो है इस तरीके से यहाँ पर पानी के बीच में जो है ये घास होती है, यहाँ पर नेस्टिंग करता है, और जो इसके चिक्स हैं वो इस दुनिया में आते हैं। तो अभी ऐसा कहा गया है कि गुजरात की जो गिर फाउंडेशन द्वारा की गई एक स्टडी में वहाँ पर 4 जो है हमें एक्टिव घोंसले और 8 चूजे जो जिनको हम बोलते हैं फ्लैज, तो ये फ्लैजिंग्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अगर हम इनकी जो सक्सेस रेशियो देखें तो वो यहाँ पर 100 है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो रिसर्च है वो 2024 से मार्च 2025 के बीच में की गई थी, और इसे जर्नल ऑफ जो थ्रेटेड ट्रैक्स है तो उसमें जो है यहाँ पर पब्लिश भी किया गया था। तो ये जो रिसर्च है वो 2024 जुलाई से लेकर मार्च 2025 तक की गई थी, और इसको पब्लिश किया गया था जर्नल ऑफ द थ्रेटेड टैक्सा, इसमें जो है इसको छापा गया था। और जो ये जो खिजड़िया है वो एक रामसर डेजिग्नेटेड बैटलैंड है। मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी ये जो बैटलैंड होते हैं ना, तो आप देखें कि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ होता है, और उस पानी के बीच में आप देखेंगे जो फ्लोरा फौना है वो यहाँ पर ग्रो करता है। तो अलग अलग तरीके के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो जैसे कि ये जो ब्लैक नेक्ड स्टॉक है तो इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, और ये जो ब्लैक नेक्ड स्टॉक पक्षी है तो इसको 1972 जो कि 2022 में संशोधित हुआ था उसकी जो एक शेड्यूल 2 है उसमें यहाँ पर प्रोटेक्शन के तहत रखा गया है। ठीक है, मतलब इनकी जो पोचिंग वगैरह है ना, मतलब ये किसी भी लेवल पर नहीं की सकती, इसके लिए बहुत अलग अलग रूल्स जो है वो हमारे जो ये रूल बुक है इसमें यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। In August 2026, the export policy for the specified wheat and the durum wheat categories was changed from which status to which। तो यहाँ पर कहा गया कि अगस्त 2026 में जो निर्दिष्ट वीट और जो ड्रम व्हीट है इसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी किसमें बदली यहाँ पर है। तो अभी भारत सरकार ने गेहूं, जिसमें जो ड्यूरम गेहूं है ये भी शामिल है, इसके एक्सपोर्ट पर लगे जो प्रतिबंध है इनको हटा लिया। अब गेहूं का आटा व उससे बने अन्य उत्पाद भी बाहर भेजे जा सकेंगे। इसको प्रोहिबिटेड टू फ्री का स्टेटस यहाँ पर दे दिया है।
तो अभी जो DGFT है उनके द्वारा इस जानकारी को दिया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो भारत ने साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध और देश की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगभग जो है रोक ही लगा दी थी। और इससे पहले फरवरी 2026 में सरकार ने सिर्फ 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं भेजने का सीमित कोटा दिया था, लेकिन अब इस नए फैसले से जो गेहूं की इन श्रेणियों को प्रतिबंधित प्रोहिबिटेड से जो है फ्री में कर दिया गया। तो पहले प्रोहिबिटेड था और अब इसका स्टेटस जो है फ्री में कर दिया गया, मतलब कि अभी जो है अब इसको हम बाहर और भी जगह भेज यहाँ पर सकेंगे। और ये जो डिसीजन है वो ऐसे टाइम पर आया जब रूस यूक्रेन युद्ध और ब्लैक सी में रुकावटों की वजह से दुनिया भर में अनाज की जो सप्लाई है वो यहाँ पर प्रभावित हुई है। और सबसे ज़्यादा रिलैक्स की बात यह है कि इस बार भारत में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 12.06 करोड़ टन, मतलब कि 120.6 मिलियन टन तक पहुंचा है, जिससे किसानों और दुनिया के जो दूसरे देशों को जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, 120.6 मिलियन टन तक जो है ये हमारा प्रोडक्शन इस बार का हुआ है। तो जो DGFT है तो इसके जरिए जो गेहूं, आटा और इससे जो जुड़े जितने भी उत्पाद हैं इनके एक्सपोर्ट से जो पाबंदी यहाँ पर हटा ली है। ठीक है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य की विधानसभा ने 8 नवंबर 2026 को दिवाली दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो द असेंबली ऑफ द बेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली रिकॉग्नाइज November 8, 2026 दिवाली डे। तो जो कैलिफोर्निया जो स्टेट असेंबली है इन्होंने एक प्रस्ताव किया है जिसमें ये लोग 8 नवंबर 2026 रविवार को दिवाली दिवस, दिवाली डे के रूप में जो है सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हैं। और इस प्रस्ताव को असेंबली के जो सदस्यों दर्शन जो पटेल हैं और SK कालरा हैं, तो इन्होंने जो है इन लोगों ने पेश यहाँ पर इसको किया है, जिसमें भारतीय अमेरिकी जो इंडो अमेरिकन है और भारतीय समुदाय के प्रति जो सम्मान के तौर पर जो है देखा जा रहा है। और इस प्रस्ताव में दिवाली के सांस्कृतिक महत्व और इसका प्रतीक यानी अंधकार पर प्रकाश की जो है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जिक्र यहाँ पर किया गया है। खास बात यह कि कैलिफोर्निया ने साल 2025 में ही कानून बनाकर दिवाली को एक ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे घोषित कर दिया है। और 2026 का यह प्रस्ताव इस साल 8 नवंबर को होने वाले जो जश्न में जो है 4 चांद यहाँ पर लगा देगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ये समर्पित भी है। और दिवाली फेस्टिवल आपको पता होगा कि हर वर्ग के लोग मनाते हैं, खासतौर से हिंदू लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी रिलीजियस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा सिख, जैन और बौद्ध समुदाय जो है वो भी इस डे को सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं। फ्रांस में बनने वाले ऐतिहासिक हिंदू मंदिर का निर्माण किस ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में किया गया है? अंडर द गाइडेंस ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन हैज हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल इन द फ्रांस बीन कंस्ट्रक्टेड? तो ये बहुत ही फेमस जो ये टेम्पल है वो कहलाएगा और इसको BAPS स्वामीनारायण संस्था जो है वो यहाँ पर बना रही है। ठीक है, तो ये चीज़ चर्चा में है। और फ्रांस का पहला ट्रेडिशनली डिजिग्नेटेड डिज़ाइन जो है एक हिंदू टेम्पल है, ये BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर जो है उनके द्वारा इसको जो है बनाया जा रहा है। और अब ऐसे मानकर चलें कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और अभी रिसेंट में जो है इसका जो इनॉग्रेशन है ये भी आया। और 13 डे फेस्टिवल ऑफ द कल्चर पेरिस मंदिर महोत्सव फ्रॉम 2 to 14 सितंबर 2026 के तौर पर जो है ये किया जाएगा। और ये जो ऐतिहासिक उद्घाटन है और इसमें बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है 2 से 14 सितंबर तक का, मतलब 13 दिन का जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और यानी पेरिस मंदिर महोत्सव जो है आयोजित यहाँ पर किया जाएगा। और इसका जो है उद्घाटन समारोह के प्रमुख जो है वो यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज अपना यहाँ पर जो सेलिब्रेशन के लिए जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर देंगे। तो इनका नाम याद रखना, महंत स्वामी महाराज, ये जो है मुख्य यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु के तौर पर जो है ये अपना आशीर्वाद देंगे। और इस भव्य कार्यक्रम में जल यात्रा, नगर यात्रा, वैदिक महायज्ञ, मूर्ति प्रतिष्ठा और मंदिर समर्पण समारोह जैसे बड़े आयोजन शामिल होंगे, जिसमें मुख्य मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह जो है वो 6 सितंबर 2026 को इन्होंने किया है। और फ्रांस में हिंदू पूजा पाठ, भारतीय संस्कृति और आपसी जो सांस्कृतिक सद्भाव का एक बहुत बड़ा मुख्य केंद्र बनने की उम्मीद यहाँ पर हो रही है। The Maharashtra government signed an MOU with the Hesse state of the which country to strengthen the cooperation in investment and industry? तो ये जर्मनी के साथ में है। और अभी हमने रिसेंट में इस न्यूज़ को डिस्कस भी किया था क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए जो है ये
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमओयू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र और जो जर्मन स्टेट ऑफ द हैसे इन्होंने एक एमओयू साइन किया हुआ है जिसमें इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट को काफ़ी आगे जो है मजबूत किया जाए। ये एमओयू मुंबई में साइन हुआ है और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और बोरिस रेन, ये मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ द हैसे हैं। और यहाँ पर 4 प्रिंसिपल एरियाज कवर्ड है: इंडस्ट्री, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड मैन पावर। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। Who has been selected for the National Teachers Award 2026 from the Jammu and Kashmir? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए जम्मू कश्मीर से किस शिक्षक का चयन हुआ है? तो यह है मोहम्मद अयाज रैना। तो मोहम्मद अयाज रैना को जो है एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जो है दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के जो सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल है तो इसमें जो है इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए जो है चुना गया। खास बात यह है कि इस साल पूरे जम्मू कश्मीर से वे इकलौते ऐसे शिक्षक हैं इनको ये सम्मान यहाँ पर मिल रहा है, इस वजह से ये चर्चा में यहाँ पर है। और इनके साथ ही सिक्किम के जो पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डकलिंग्स के केमिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सुषमा तमांग, तो इनका नाम याद रखिएगा, सुषमा तमांग, इनका चयन भी नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 के लिए किया गया है। ये सभी राष्ट्रीय पुरस्कार 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में जो है इनको यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। Which segment of the Indian automobile industry recorded a record 34.3 growth in July 2026? मतलब जुलाई 2026 में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के किस सेगमेंट ने 34.3% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज यहाँ पर की है? तो ये है पैसेंजर व्हीकल जो पीबी है। तो अभी जो भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जो है जुलाई 2026 में अब तक की सबसे ज़बरदस्त बिक्री का रिकॉर्ड बना दिया है। इसमें जो पैसेंजर गाड़ियाँ जो पीबीज आपके हैं तो दोपहिया, तिपहिया, तो इन सभी ने जो है शानदार जो है ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जिसको हम बोलते हैं SIAM, तो जो SIAM है तो इसके अगर आंकड़ों के मुताबिक देखें तो पैसेंजर वाहनों जो पीबी की जो डिस्पैचेज हैं वो पिछले साल के मुकाबले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। मतलब 33.3% ईयर ऑन ईयर का जो है हमें डिस्पैच रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला इस परसेंट रेशियो में। और ये जो यूनिट्स हैं वो 4,57,810 यूनिट्स जो हैं पहुँच गई। अगर आप जुलाई 25 में देखोगे तो 3,40,000 थी और यहाँ पर 4,50,000, मतलब कि लगभग 1 लाख जो है 17,000 के आसपास का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो हमें राइज देखने को मिला है। और जो है 3 व्हीलर्स हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 2 व्हीलर्स में अगर आप देखो सेल इंक्रीज 22.6% हुई है और 3 व्हीलर्स में ये जो है देखेंगे 33.4% के आसपास में ग्रो हुआ है। तो ये दोनों डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस में हमेशा आपके लिए देता हूँ। लास्ट पिछले 5 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग वेरीफाई यहाँ पर करा लीजिएगा और सही आंसर्स मैं हर एक अगले सेशन में बताता हूँ। तो आज के लिए ये 5 क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे लोग बहुत ही कंसिस्टेंटली सही आंसर देते हैं, ट्राई करते हैं और इन क्वेश्चंस को रिसर्च करते हैं इनके ऊपर। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं तो आप उस चीज़ को जो है रिसर्च करके ही अगर आप गेन कर रहे हो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप सीख तो रहे हो एटलीस्ट। और कुछ लोग क्वेश्चन देखकर इग्नोर करते हैं या फिर ट्राई नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चन अगर आप देखने बैठोगे तो इनसे रिलेटेड आप बहुत सारा जीके, स्टैटिक जीके कवर करोगे। इसलिए हम आपके लिए चाहते हैं कि थोड़े आप इनपुट डालें अपने लिए, ठीक है। तो ये बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और PDF वगैरह वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच। और ये हमारा फ़ोन नंबर है 8448169188। इस पर आपको हमारी PDF और जो भी डाटा है, आपको क्वेश्चन है, वो आप सब कुछ पूछ सकते हैं। PDF से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाएगी। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमारी टीम जो है और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आए। थैंक यू वेरी मच गाइस।